हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुसुम एक बहुत ही दिलदार औरत होती है। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटे पूरब और अपनी बहू प्रतिभा के साथ रहती है, जहां कुसुम हर किसी की मदद करती है। कभी किसी बात का वो घमंड नहीं दिखाती और कुसुम काफी ज्यादा अच्छी मिठाई भी बनाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन शोभा वहाँ आती है और कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, बड़ा मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की मिठाई खाने का। अगर मिठाई मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बस मेरे लिए तुम अलग से मिठाई बनाने जा रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें मिठाई इतनी अच्छी लगती है, तुम यहाँ मिठाई खाने आई हो तो बनाने में कैसी परेशानी। मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। कुसुम जल्दी से मिठाई बनाती है और शोभा को खाने के लिए भी दे देती है और एक डब्बे में बंद कर देती है। शोभा मिठाई खाकर कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, तुम्हारी मिठाई का तो कोई जवाब नहीं है। बहुत स्वाद बनाती हो तुम। हाँ तो मना किसने किया है, खाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बे में भी पैक कर दिया है, जाते समय अपने घर के लिए भी लेती जाना। ठीक है। वैसे कुसुम, जब तुम इतनी अच्छी मिठाई बना लेती हो, जानती हो तुम्हारी मिठाई लगभग सबको पसंद भी आती है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना एक ढाबा ही खोल लो ना, मिठाई बेचो, कितना सही रहेगा ना। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, बात करके देखूंगी परिवार में, अगर सबको ठीक लगेगा तो खोल लूंगी ढाबा। कुसुम अब अपने घर में सारी बात बताती है और अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूरब बोलता है, माँ, अगर आपको ठीक लगता है तो खोल लो ढाबा। वैसे भी आपकी मिठाई तो सच में बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लोगों को पसंद है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि आप ढाबा खोल लो। हाँ माँ जी, मुझे भी ये सही लग रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ। आप अब ढाबा खोल ही लो। आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि आपका बहुत मन है ढाबा खोलने का। माँ जी, हमारी तरफ से बिल्कुल भी ना नहीं है। आपकी सच में दिल से इच्छा है तो कर लो अब ये नया काम शुरू। अपने परिवार से बात करने के बाद आसपास के लोगों से भी सलाह मशवरा लेते हैं, जिसके बाद अब कुसुम अपना ढाबा खोल लेती है। एक ही हफ्ते में कुसुम का ढाबा काफी अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दूसरे गांव से एक आदमी आता है और वो कुसुम से बोलता है, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है क्या, है ना? जी जी, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है। बताइए आपको क्या काम है? वो मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने आपके ढाबे की मिठाई के बारे में काफ़ी सुना है कि आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैं भी यहाँ मिठाई लेने ही आया हूँ। ज़रा मेरे लिए 5 किलो कलाकंद पैक कर देना। एक ही हफ्ते में कुसुम का मिठाई ढाबा काफी प्रसिद्ध हो जाता है। दूर दूर से लोग अब वहाँ मिठाई लेने, मिठाई खाने आ रहे थे। कुसुम भी अब काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। पूरब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है, 4 दिन बाद उसको पहुँचाना है मुझे। सच में माँ, आपका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने दिल से काम शुरू किया था ना, अब लोगों को आपका काम बहुत पसंद भी आ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। ये सब तो भगवान की कृपा है। काम काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन निकलते दिन के साथ अब कुसुम की मिठाइयों का स्वाद बिगड़ने लगता है। एक बार ग्राहक आकर कुसुम को सुनाते हुए बोलता है, अरे ये क्या है, इतनी बेस्वाद मिठाई। मैंने आपके ढाबे का बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब जब आपकी मिठाई खा रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। इतना खराब स्वाद है, बंद कर लो अपना ढाबा, लोगों को पागल बनाना बंद करो। काम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा था। काफी शिकायत भी आने लगती है, लेकिन अब कुसुम कंजूसी करके मिठाई बनाने लग रही थी। ये देखकर प्रतिभा बोल रही है, माँ जी, ये क्या है, आप इतनी कंजूसी से मिठाई में चीनी डाल रही हो। आपको पता है ना, कुछ दिनों से हमारा ढाबा बहुत खराब चल रहा है, कितनी शिकायत आ रही है, फिर भी आप इतनी कम चीनी क्यों डाल रही हो? कुसुम अपनी बहू के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। दिन पर दिन कुसुम की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी। खराब और सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगती है अब कुसुम। दूध में पानी मिला रही थी ताकि पैसे बचे। ये सब प्रतिभा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने पति से बोलती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि माँ जी कंजूसी करने लगी हैं अब। माँ जी, जो कि कभी कंजूसी करती नहीं थी, अब वो सड़ा हुआ खराब सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही है ताकि पैसे बचे। और माँ जी का बर्ताव भी पहले से बहुत बदल गया है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती हैं।
हाँ, कुछ दिनों से तो मुझे भी माँ का बर्ताव बहुत अलग अलग लग रहा है, लेकिन मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। अब पता चला कि तुम्हें भी यही लग रहा है। ज़रूर कोई तो बात है, तभी माँ ऐसे बर्ताव कर रही है। पूरब और प्रतिभा दोनों ही हैरान थे कि अचानक से कुसुम को हुआ क्या है। कुछ दिनों बाद कुसुम ढाबे के सारे पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, सारे पैसे मेरे और किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा कि मैं असली कुसुम हूँ भी या नहीं। और असली कुसुम तो बेचारी वहाँ अपने दिन गिन रही है। प्रतिभा सारी बातें सुन लेती है। ओह, इसका मतलब मेरा शक सही था। ये मेरी सास नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो मेरी सास बनकर यहाँ आ गई है। लेकिन अगर अभी मैंने कुछ किया तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरी सास कहाँ है। मुझे शांत रहना पड़ेगा सच का पता लगाने के लिए। प्रतिभा अब बस अपनी बहरूपिया सास के ऊपर नजर रखते हुए कुछ दिनों बाद सबके सो जाने के बाद वो बहरूपिया घर से बाहर निकलती है और एक पुराने गोडाउन में जाती है जहाँ असली कुसुम को किडनैप करके रखा गया था। तब बहरूपिया अपना मास्क निकालती और हंसने लगती है। देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं लोगों को मिठाई बेच रही हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ। तेरे परिवार को ही मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो क्या है ना, मुझे पैसों से बहुत प्यार है और तुम्हारा नया ढाबा जो है ना वो भरपूर पैसे कमा रहा था, तो बस मुझसे वो देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने शहर से तुम्हारी शक्ल का ही मास्क बनवाया और तुम्हें किडनैप कर लिया। प्रतिभा सब कुछ सुन लेती है और पुलिस और बाकी गांव वालों को बुलाकर बहरूपिया का पर्दाफाश कर देती है। तुमने ये प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगी। देख लिया, मेरी सास नहीं बल्कि ये बहरूपिया है जिसने मास्क के पीछे ये सब किया। प्रतिभा बहरूपिया को सजा दिलवाती है और अपनी सास को सही सलामत घर वापस लाती है और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। कंचन एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए आलू पूड़ी बेचा करती थी और लोगों को कंचन के हाथ की आलू पूड़ी बहुत अच्छी भी लगती थी। एक दिन कंचन अपनी दुकान में बैठी होती है, तभी कंचन की दुकान पर गांव का एक आदमी सूरज आता है और वो कंचन से बोलता है, अरे कंचन बहन, जरा मेरे लिए गरम गरम आलू पूरी लगा दो। मोहन भाई, लगता है आज फिर आप भाभी से झगड़ा करके आ गए हो और यहाँ आलू पूड़ी खा रहे हो। भाई, आप क्यों भाभी से इतना झगड़ा करते हो? कंचन बहन, तुम्हारी भाभी को भी ये अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी दुकान की आलू पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हर सुबह झगड़ा होता है तो वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आलू पूरी खाता हूँ तो तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए उसकी पसंद की ही आलू पूरी लेकर भी तो जाता हूँ ना। आप दोनों का प्यार भी अजीब ही है, लेकिन जो भी कहो, आप दोनों को देखकर खुशी तो बहुत होती है कि इतना प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमारा उतना ही प्यार है जितना स्वाद तुम्हारी बनाई हुई आलू पूरी में है। अरे गांव भर में हर कोई तुम्हारी आलू पूरी की इतनी तारीफ करता है। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और गांव वालों को बहुत पसंद आती है। कंचन की आलू पूरी गांव में इतनी फेमस थी कि अगर किसी को भूख ना भी हो तो भी वो आराम से खा लेता था। लगभग गांव में हर कोई कंचन को जानता ही था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र नाम का आदमी अपने दो साथी के साथ कंचन की दुकान में आता है। महेंद्र कंचन को काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ खड़े रहने से पेट नहीं भरता है, कुछ चाहिए भी या फिर ऐसे ही मुंह उठा कर आ गए यहाँ? ए लड़की, अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए, चुप कर तू। वो मैंने सुना है कि आप आलू पूरी बहुत अच्छी बनाती हो, तो हम वही आपके हाथ की आलू पूरी खाने आए हैं। तो ये बोलो ना, आलू पूरी चाहिए। कंचन महेंद्र को आलू पूरी देती है। महेंद्र खा तो आलू पूरी रहा था, लेकिन उसे कंचन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो हर रोज ही कंचन की दुकान में आने लगता है। ऐसे एक दिन वापस से महेंद्र कंचन की दुकान में जाता है और कंचन से बोलता है, वो मुझे तू बहुत पसंद है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तो जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं शादी करूंगी? अरे बहुत देखा है मैंने, सरपंच का भाई है इसीलिए हर जगह जाकर अपना रौब दिखाता रहता है ना। तू हमारे भाई को मना नहीं कर सकती है। तू जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिंदगी मुश्किल कर देंगे तेरी। मैं तुम लोगों की खोखली धमकी से डरती नहीं हूँ। ऐसी खोखली धमकी से मेरा कुछ नहीं होगा
और अपने भाई को लेकर अगर यहाँ से तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर महेंद्र अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है और सब कुछ अपने भाई को बताता है। ये सब जानने के बाद सरपंच को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी दिन सरपंच की बैठक बैठाता है और वहाँ कंचन को बुलाता है। ये कंचन हमारे गांव का नाम खराब कर रही है। इसके खाने में मिलावट मिली है और ऐसे लड़कों को अब हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी हमारे गांव से जाना ही होगा। क्या सबूत है कि मेरे खाने में मिलावट है? सबूत की जरूरत निर्दोषी को होती है, लेकिन तुम दोषी हो और तुम्हारे लिए बस सजा है। और ये गांव के सरपंच का फैसला है जो सबको मानना होगा। आज शाम तक तुम हमारे गांव से खुद चली जाओ, वरना गांव से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच कंचन को गांव से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद कंचन की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंचन किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानती है। मैं आज तक कभी भी मुसीबतों से डरी नहीं हूँ और ना ही अब डरूंगी। भगवान ने अगर मुझे दुख दिया है तो दुख के पीछे जरूरी कोई बड़ी वजह होगी और उस वजह को पता करके मैं अपने जीवन में वापस से खुशियाँ लेकर ही आऊंगी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बेच रहे हैं, अब उनमें से एक मैं भी रहूंगी। कंचन अब रेलवे स्टेशन पर आलू पूड़ी बेचने लग जाती है। रेलवे स्टेशन पर कंचन की काफी अच्छी बिक्री होती है। लोगों को कंचन की आलू पूड़ी बहुत पसंद आ रही होती है, लेकिन कंचन की आलू पूड़ी की वजह से वहाँ दूसरी लड़की गायत्री की कोई भी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करता है। हर किसी को आलू पूड़ी ही चाहिए थी। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये आलू पूड़ी वाली आई है तब से इसने मेरी कमाई खा गई। अब कोई मेरे यहाँ से कचौड़ी खाना पसंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से अब मेरे घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इसने मुझे परेशान किया है ना, अब मैं इसको यहाँ से ऐसा हटाऊंगी कि कभी दिखेगी नहीं है यहाँ पे। गायत्री को कंचन से काफी जलन हो रही थी, इसीलिए वो कंचन की बनाई हुई आलू की सब्जी में कॉकरोच मिला देती है। और जब कॉकरोच वाली सब्जी एक औरत के खाने में जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लोग पैसे देते हैं और तुम उन्हें कॉकरोच वाला खाना खिला रही हो। अरे भाइयों बहनों देखो, ये हमें कॉकरोच वाला खाना खिला रही है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाला। कहना क्या चाहती हो? हमने खुद डाला है। कंचन को स्टेशन पर खड़े होकर लोग कंचन को बहुत मारते हैं और वहाँ से निकाल भी देते हैं। कंचन रोते हुए स्टेशन से जा रही होती है कि तभी कंचन की नजर गायत्री पर जाती है, जो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इतना सब हो गया और ये कचौड़ी वाली गायत्री हंस रही है। ये तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी इसने जरूर कोई गड़बड़ की है, तभी ये इतनी ज्यादा खुश है, वरना ये मेरे लिए कुछ तो कहने के लिए आती ना। कंचन तुरंत गायत्री के पास जाती है और उसे सवाल करती है, ये सब तूने किया ना, तभी तुझे इतनी खुशी हो रही है ना? किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? और कोई सबूत भी है जिसे ये साबित हो कि मैंने किया ये सब? बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम मत लगाओ। कंचन को सब समझ आ जाता है कि गायत्री का किया हुआ ये। कंचन वहाँ सामान को इधर से उधर करने लगती है और तभी कंचन के हाथों से एक डब्बा गिर जाता है और मरे हुए कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सबको साफ नजर आ जाता है और ये सब किसने किया ये सब पता चल जाता है। कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुमने मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब गायत्री का किया है, उसने ही मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया। अरे ऐसे लोगों को तो खुले घूमने का भी कोई हक नहीं है, पुलिस को बुलाओ भाई। कंचन पुलिस को बुलाती है और गायत्री को गिरफ्तार करवा देती है और अंत में कंचन का काम ऊंचाइयों को छूने लगता है। जसमीत आगरा की रहने वाली लड़की है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट पेठे बनाती है। आसपास के लोग भी जसमीत के बनाए पेठे के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। पढ़ाई लिखाई में जसमीत का कुछ खास शौक नहीं होता है। जसमीत अपनी माँ उमा देवी और पिता विजय के साथ रहती है। एक दिन जसमीत के घर उसकी दूर की बुआ सरोज आती है, तो जसमीत सबके लिए पेठा बनाती है और सरोज को खाने के लिए देती है। बुआ जी, आपने बताया नहीं कि पेठा कैसा है? बड़े मन से बनाया है मैंने। बेटा, ये भी कोई बताने की चीज है क्या? बहुत स्वाद बना है पेठा, खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि हमारी सरोज इतने बढ़िया पेठे बनाना भी जानती है, खाकर तो मजा ही आ गया। देखा माँ,
पिताजी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बहुत अच्छे पेठे बनाती हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे ही बारे में नहीं मानते। ये बात सच है। पता नहीं क्यों खामखाई मुझे पढ़ा लिखा रहे हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ो और मेरे लिए एक दुकान खुलवा दो। सच बहुत अच्छी चलने वाली है। फिर तो हमारी दुकान, क्योंकि अब तक जिसने भी मेरे हाथ के पेठे खाए ना, बिना तारीफ किए रहा नहीं है। हम लोग तुझे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तुझे वो सब नहीं दिखाई देता है क्या? दिखा भी क्या पेठा? अरे इन सब में कुछ नहीं रखा है। पढ़ लिख कर खूब नाम कमा, हमें उसमें ही खुशी मिलेगी। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे दुकान हर रोज खुल जाती है और बंद हो जाती है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख जाएगी अच्छे से तो तेरे अंदर का ज्ञान तो कहीं नहीं जाएगा ना। अरे मना क्यों कर रहे हो? जब बच्ची का इतना मन है, इतने स्वाद पेठे बनाती है, तो दुकान खोलने में बुराई ही क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि बच्ची अपना कुछ करना चाहती है, अब उसे करने देना चाहिए ना। हाँ, जसमीत के लिए अभी उसके माँ बाप हैं। अरे अभी इसकी कमाने की उम्र थोड़ी है, इसे तो बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उमा और विजय दोनों को ही बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जसमीत का ये सब करना। ऐसे ही एक शाम जसमीत रसोई की तरफ जा रही होती है, तभी उमा उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ओ जसमीत, तुझे कितनी बार मना किया है ना, हाँ रसोई में मत जाया कर। तुझे जो कुछ भी चाहिए होता है ना, या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोला कर। अब जा अपने कमरे में और पढ़ाई कर। कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दियो। जसमीत के माँ बाप उसे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। उनका यही मानना था कि जसमीत को अभी बस पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन जसमीत भी कम जिद्दी नहीं थी। वो घर वालों की नजर से बचकर रसोई में चली ही जाया करती थी और छुप छुप कर पेठे बनाती रहती है। ऐसे एक बार जसमीत अपनी सहेली निशा के घर जाती है। निशा, मैंने कई दिन से ना पेठे नहीं बनाए हैं। तुझे तो पता है कि मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। मैं क्या तेरे घर की रसोई में पेठे बना सकती हूँ? अरे ये तो मेरे लिए ही अच्छा है ना। तू मेरे घर में पेठे बनाएगी तो मुझे भी खाने को मिलेंगे। तू आराम से पेठे बना, कोई मना नहीं है तुझे। एक हफ्ते के बाद मेरे माँ बाप और पिताजी काम की वजह से ना बाहर जा रहे हैं, तब मैं अपने घर बनाऊंगी, तब अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगी। बुलाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता चलेगा कि तू पेठे बना रही है तो सब लोग खुद ही आ जाएंगे। तू इतना अच्छा पेठा बनाती है, हम सब तो तेरे पेठे के फैन हैं। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद विजय गाड़ी से घर आ रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विजय की आंखें चली जाती हैं। विजय अंधा हो जाता है और अब घर बैठ जाता है। काम धंधा सब कुछ छूट जाता है। घर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन जसमीत को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब कुछ बताएगी कि तुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया? 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई है। 1 हफ्ते से लगातार मांग रहे हैं और स्कूल की फीस ना देने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। घर की परेशानियों को देखकर अब उमा लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अपनी माँ को लोगों के घर में काम करता हुआ देखकर जसमीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में इतनी ज्यादा परेशानी आ गई है, माँ को लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं जसमीत, यही वो समय है जिसमें मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा, खड़ा होना होगा। मुझे अपने पिता की आंखों का इलाज करवाना है, उनकी आंखों की रोशनी वापस लानी है। जसमीत अब अपने परिवार वालों से छुपकर हर शाम ताजमहल के पास पेठा बेचने लगती है। जसमीत हर तरह का पेठा बेचती है। लोगों को जसमीत का पेठा काफी पसंद भी आने लग रहा था। लोग अब जसमीत से भी पेठा खरीदने लग जाते हैं। एक दिन जसमीत को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। इतना बड़ा ऑर्डर! मेरी मेहनत रंग ला रही है। लोगों को सच में मेरे बनाए पेठे बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। जसमीत अब इसी तरह बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे पैसे भी जोड़ने लगती है। एक बार उमा जसमीत को पेठा बेचते हुए देख लेती है। घर आते ही उमा जसमीत से सवाल करने लगती है। अरे ये क्या है जसमीत, तू पेठे बेचने लग गई? मैंने और तेरे पिताजी ने तुझे कितना मना किया था, लेकिन तूने हमारी बात का कोई मान नहीं रखा। माँ, मुझे आपकी और पिताजी की बहुत इज्जत है, बहुत चिंता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और मैं पैसे ही जमा कर रही हूँ ताकि मैं पापा की आंखों का इलाज करवा पाऊँ। जसमीत की बातें सुनकर उमा भी कुछ नहीं बोल पाती है और अब वो भी जसमीत के साथ लग जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर पेठा बनाते हैं और बेचते हैं।
पैसे जमा हो जाने के बाद जसमीत अपने पिता की आंखों का इलाज करवाती है और विजय की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जसमीत बेटा, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। तूने इतने बुरे हालात में घर को संभाला, अपने पिता की आंखों का इलाज करवाया। आज मैं इस दुनिया को वापस अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो बस तेरी वजह से। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ जसमीत, सच में आज तूने हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमने तुझे हमेशा रोका है, टोका है, मना किया है कि तुझे पेठे नहीं बनाने हैं, लेकिन आज अगर हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं तो वो बस तेरी वजह से ही हुआ है। अपने पिता की आंखों का इलाज करवाने के बाद जसमीत अपनी पढ़ाई पूरी करने लग जाती है और वो साथ में अपनी बड़ी सी पेठे की दुकान खोल लेती है। दुकान का नाम आगरा स्पेशल पेठा स्टोर रखती है और उस दुकान से खूब तरक्की भी करती है। अब देश विदेश हर जगह जसमीत के पेठे अपना जादू बिखेर देती है। अंत में 16 साल की कम उम्र में ही जसमीत ने अपना काफी नाम बना लिया था। कोमल एक बहुत ही अमीर लड़की थी। कोमल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक गरीब लड़के नील से प्यार करती थी। नील, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे अलग अलग रहेंगे, और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो फिर तय है कि हम कल ही कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए वो ताम झाम वाली शादी, मैं ऐसे ही सिंपल शादी करना चाहती हूँ। कोमल के कहने पर नील कोर्ट में शादी करने के लिए मान जाता है और वो दोनों कोर्ट में जाकर एक साधारण सी शादी कर लेते हैं। कोमल शादी के बाद नील के घर आ जाती है, जहाँ नील की बड़ी बहन कल्पना रहती है। नील अपनी बहन से कोमल को मिलवाते हुए बोलता है, दीदी, ये कोमल है, मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और कोमल, ये मेरी बड़ी बहन है। दीदी का फिश बिरयानी का ढाबा है। अरे नील, तूने बताया भी नहीं। चल कोई बात नहीं, घर में भाभी आई है, मेरे भाई की पत्नी आई है। मैं अपनी भाभी के बड़े प्यार से स्वागत करूंगी। कोमल को हर कोई बहुत ही प्यार से अपना लेता है, लेकिन कोमल को अपनी ननद कुछ खास पसंद नहीं आती। एक दिन कोमल अपनी ननद से बात करते हुए बोलती है, वैसे दीदी, आपका इस ढाबे से कुछ खास कमाई होती भी है कि नहीं? क्योंकि कहाँ ही चलता होगा ढाबा वगैरह। आज के समय में तो बड़े बड़े होटल्स हैं, लोग वहाँ ही जाना पसंद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे ढाबे की फ़िश बिरयानी ही बहुत पसंद है। नील की पढ़ाई, हमारा घर, घर का राशन, ये सब कुछ मेरे ढाबे की कमाई से ही तो होता है। ढाबे से इतनी कमाई होती भी है? भगवान की दया है कि ढाबे की बदौलत आज तक कभी हमारे बुरे हालात नहीं हुए। कोमल को अपनी ननद की तरक्की देखकर काफ़ी जलन होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी अनपढ़ गंवार ननद इतनी तरक्की कर रही है, और कल्पना ने अब तक काफ़ी कुछ जमा भी कर लिया होगा, जो कि कोमल अब हथियाना चाहती थी। ये मेरी ननद के पास अब इतनी संपत्ति हो गई है, इनकी किस काम की आएगी? पढ़ी लिखे तो है नहीं, और जब इनके काम ही नहीं आने वाली तो इनके पास रहकर भी क्या कर लेगी? ननद की संपत्ति तो मेरे हाथों में ही अच्छी लगती है। कोमल को अपनी ननद से काफ़ी चिढ़ हो रही थी और उसकी नज़र अपनी ननद के पैसों पर थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति से बोलती है, वैसे कल्पना दीदी का ढाबा अच्छा चलता है ना? हाँ, दीदी के हाथ में स्वाद ही इतना अच्छा है कि ढाबा भी इतना अच्छा चलता है। दीदी बहुत मेहनत करती हैं और लोगों को भी दीदी के हाथ की फ़िश बिरयानी बहुत पसंद है। दीदी ने ही हम दोनों को बचपन से पाला है अब तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कल्पना दीदी को हम दोनों से परेशानी है। वो हमसे चिढ़ती हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे दीदी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। हाँ मानती हूँ, दीदी हमें बहुत मानती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ढाबे का घमंड भी है। अभी 2 दिन पहले मैंने दीदी से पैसे मांगे थे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मेहनत करती हूँ, ढाबा मेरा है, अपने पति से पैसे मांग। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। क्या? ये तो सच में ही अजीब है। मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं दीदी से अभी बात करता हूँ। नहीं, रहने दो, बात करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी का ये घमंड ढाबे को लेकर ही है। कोई बात नहीं, हमें समझदार बनना चाहिए। कोमल अब इसी तरह धीरे धीरे नील को कल्पना के खिलाफ भड़काने लग जाती है। नील भी कोमल की बातों में आसानी से आ जाता है, और कोमल की बातों में आकर नील अब अपनी बहन से उसका सब छीनने को भी तैयार हो जाता है। बस दीदी से इन कागज़ पर दस्तखत लेने हैं,
फिर सब कुछ हमारा। इतना सब होने के बाद भी दीदी ने छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है ना, अब उन्हें पता चलेगा। नील अब धोखे से कागज पर कल्पना का दस्तखत ले लेता है और सब कुछ अपने नाम करवा लेता है और कल्पना को घर से निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा अब इस घर पर बहुत राज हो गया। अब इस घर पर मेरा और मेरी बेबी का ही राज होगा। नील अपनी बहन को घर से निकाल देता है, जिसके बाद कल्पना बहुत अकेली पड़ जाती है। भटकते भटकते कल्पना एक आश्रम में जा पहुंचती है और वहां के इंचार्ज भगवती से बोलती है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह आश्रम है और यहाँ पर हर किसी को छत मिलती है, तुम भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा, बिना काम के यहाँ कोई नहीं रहता है। कल्पना अब आश्रम में ही रहती है और आश्रम की रसोई संभालती है। कल्पना का बनाया हुआ खाना आश्रम के लोगों को बहुत ही अच्छा ज़्यादा पसंद आता है। हर कोई कल्पना की तारीफ ही करता है। ये देखकर भगवती बोलती है, क्या बात है कल्पना, अभी तुम इस आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से तुमने सबका दिल जीत लिया। पहले यहाँ बच्चे मुंह बना बना के खाना खाते थे, लेकिन अब सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। बच्चे अब खुद से 2-2 बार खाना मांग कर खाते हैं और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है हमारे आश्रम में। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है और हर कोई इतने चाव से खाना खा भी रहा है। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें आश्रम में रखकर ये फ़ैसला बिल्कुल सही लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे आश्रम का हिस्सा हो। कल्पना अब आश्रम में बहुत दिल लगाकर काम करती है। कल्पना का काम सबको पसंद भी आ रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्पना का भाई और भाभी, उन दोनों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं होते और सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो दोनों कल्पना का पता ढूंढकर आश्रम में आते हैं और कल्पना से माफ़ी मांगते हुए नील बोलता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप हमारे साथ घर चलो। हाँ दीदी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब आप हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकती, और ये आश्रम ही मेरा घर और बच्चे मेरी दुनिया है। कल्पना की बात सुनकर कोमल और नील वहाँ से चले जाते हैं। अंत में जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। चाल का परिणाम नील और कोमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। दयानंद, जो एक माँ वैष्णो का बहुत बड़ा भक्त होता है। दयानंद की जुबान पर बस माँ वैष्णो का ही नाम रहता है। वो एक ढाबे पर नौकरी करता है और उसमें ही दिन रात काम भी करता रहता है। दयानंद के परिवार में उसकी पत्नी माला होती है। एक दिन दयानंद अपनी पत्नी के पास जाता है, जहां माला ने आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बना रखी थी। दयानंद जैसे ही खाना खाता है तो उसे काफी अच्छा लगता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, वाह माला, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। मैं भले ही ढाबे में काम करता हूँ, लेकिन खाने का असली मजा तो मुझे यहाँ आकर ही मिलता है। आप भी ना मेरी खामखाई तारीफ करते रहते हैं। अरे खामखा कहाँ तारीफ कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये तो बिल्कुल सच ही कहा है मैंने। तुम बहुत स्वाद खाना बनाती हो। माँ वैष्णो ने तुम्हारे हाथ में जादू दिया है। तुम जो कुछ भी बनाती हो वो स्वादिष्ट ही बनता है। अच्छा चलो ठीक है, आप आराम से खाना खा लो, मैं जा रही हूँ काम पर। अगर देर से जाऊंगी तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। माला वहाँ से काम के लिए चली जाती है। दरअसल माला भी लोगों के घरों में साफ सफाई का, खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन वहाँ के लोग अक्सर माला को परेशान करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब माला काम करके जा ही रही होती है, तभी उसकी मालकिन वंदना आती है और माला से बोलती है, माला, मैं देख रही हूँ कि तू काम तो ठीक से करती नहीं है, बस तुझे जाने की जल्दी पड़ी रहती है। शर्म तो आती नहीं होगी ना तुझे ऐसे मुफ्त की कमाई खाने में? ये क्या बोल रही है मालकिन आप? मैं मुफ्त की कमाई कहाँ खाती हूँ? मैं अच्छे से काम करती हूँ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सही काम चाहिए। अभी तू घर नहीं जा सकती, जा पहले ठीक से पोछा मार, तभी घर जाइयो। बड़ी आई घर जाने वाली। वंदना और इसी तरह कई लोग जिनके घर माला काम करती थी, वो ऐसे ही माला को परेशान करते रहते थे, लेकिन फिर भी माला किसी की बात का बुरा न मानकर अपने काम में ध्यान देती थी। ऐसे ही एक दिन दयानंद अपने ढाबे के मालिक प्रभाशंकर के पास जाता है और बोलता है,
मालिक 1 महीने से ऊपर हो गया है और अब तक आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी है। मुझे मेरी तनख्वाह तो दे दीजिए। अरे तू बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे मैं तेरे कुछ पैसे लेकर भाग जाऊंगा। अरे काम ठीक नहीं चल रहा है आजकल, तू तो देख ही रहा है। जब काम ठीक ही नहीं चल रहा है तो पैसे कहां से आएंगे? लेकिन मैं कुछ दिनों में तेरे पैसे दे दूंगा। इसी तरह प्रभाशंकर दयानंद को उसके पैसे नहीं देता है और ऐसे 2-3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीनों बाद भी जब पैसे नहीं देता तो फिर दयानंद अपने पैसे मांगता है और फिर से प्रभाशंकर बोलने लगता है। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, अभी मेरा बुरा समय चल रहा है। मैं जानता हूं कि सबको जरूरत होती है, लेकिन मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे पैसे जरूर दूंगा, थोड़ा तो विश्वास रखो ना मुझ पर। ठीक है, मेरा विश्वास माँ वैष्णो पर, वो सब देख रही हैं। प्रभाशंकर काफी तेज था और वो दयानंद को उसके पैसे देना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो खुद से अपने सारे पैसे ड्रॉर से निकाल लेता है और दयानंद पर इल्जाम लगाते हुए बोलता है। तूने चोरी की? तू इस हद तक गिर गया कि अगर मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो अब तूने मेरे पैसे चुरा लिए। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। माँ वैष्णो की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे ड्रॉर में पैसे नहीं है और तू इतने समय से मुझसे अपनी तनख्वाह मांग रहा था। मैं दे नहीं पाया तो तूने चोरी कर ली। अब मैं तेरी तनख्वाह भी नहीं देने वाला। चोरी कर तो ली है, मिल गए तुझे तेरे पैसे। ठीक है, अगर आपको यही लग रहा है कि मैंने चोरी की है तो अब मैं यहां काम नहीं करने वाला। मैं काम छोड़कर जा रहा हूं। दयानंद को चोरी का इल्जाम बहुत खटकता है और वो अपना आत्मसम्मान को लेकर वहां से काम छोड़कर चला जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद माला अपने पति से बोलती है। देखिए, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ शादी के गहने हैं, हम वो बेच देते हैं और माँ वैष्णो का नाम लेकर अपना शुद्ध वैष्णो ढाबा खोलेंगे, जिसमें हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। माला की बात को दयानंद भी मानता है और अब वो दोनों अपना वैष्णो ढाबा खोलते हैं। माला खाना तो अच्छा बनाती ही थी, इसीलिए लोग वहां आने लगते हैं। ऐसे ही राधिका नाम की औरत आती है और उनके ढाबे का खाना खाकर बोलती है, मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, कहीं भी बाहर खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि कोई कैसे बना रहा है कुछ पता नहीं। लेकिन शुद्ध वैष्णो ढाबा अब मेरे लिए कुछ अलग है। खाना बहुत अच्छा था आपका। लोगों को शुद्ध वैष्णो ढाबा का खाना पसंद आने लगा था। वहां लोग आते भी हैं, लेकिन प्रभाशंकर को ये भी खटकने लगता है। ये मेरे ढाबे में काम करने वाला अब अपना ढाबा खोलकर मेरे सामने अकड़ दिखा रहा है। ज्यादा दिन इसका ढाबा नहीं दिखेगा अब। प्रभाशंकर को काफी जलन होने लगती है और अब वो उन्हें बर्बाद करने की सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद प्रभाशंकर पीछे के दरवाजे से माला की ढाबे वाली रसोई में जाता है और खाने में अंडा मिला देता है और वही खाना माला और दयानंद लोगों को दे देते हैं। लेकिन जब उनके अपने खाने में अंडा मिलता है तो एक आदमी को बहुत गुस्सा आता है। शुद्ध वैष्णो ढाबे का नाम और खाने में अंडा? अरे भाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? लोगों की भावना के साथ खेलते हुए खाने में अंडा मिला दिया। देख रहे हो ना भाइयों, ऐसे लोगों को तो हमें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी न कर पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। वहां के लोगों में काफी गुस्सा भर जाता है और वो सब लोग डंडा लेकर दयानंद और उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब लोग उन दोनों को नहीं मारते, बल्कि प्रभाशंकर को ही मारने लगते हैं। और राधिका बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी का बुरा करके तुम खुश रह सकते हो? मैंने क्या किया है? आप सब मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने इन लोगों के खाने में अंडा मिलाया है और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और यहाँ खड़े लोगों को भी मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, तभी तुम्हारा ये हाल हुआ है। सब लोग मिलकर प्रभाशंकर को बहुत मारते हैं और गांव से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद दयानंद और उसकी बीवी माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हैं और दयानंद बोलता है, आपने कभी भी अपना हाथ मेरे सर से नहीं हटाया। हर मुश्किल में मुझे बचाने आ ही गई हो माँ आप। आज भी जब इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हुई तो आप आ गईं। जय माँ वैष्णो देवी। इसी के साथ अंत में दयानंद और माला अपने शुद्ध वैष्णो ढाबा को खूब अच्छे से चलाते हैं और आगे भी तरक्की करते रहते हैं। संध्या एक हिमाचली लड़की थी जो कि काफी ज्यादा गरीब होती है। संध्या के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और संध्या के ऊपर अब उसके छोटे भाई वेद की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए ही संध्या अपना एक ढाबा चलाती है और अपना घर संभाल रही थी। एक दिन वेद संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे?
तुम्हें पैसों का क्या काम है? दीदी वो क्या है ना, मुझे कुछ किताब लेनी है, परीक्षा आ रही है और उन किताब से बहुत मदद हो जाती है। मैडम ने भी यही बोला था कि उन किताबों से पढ़ेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत मदद हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है वेद, दिल लगाकर पढ़ना। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें पढ़ाई करता हुआ देखकर। मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाई मजबूरी की वजह से, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरा भाई वेद बहुत पढ़े और एक बड़ा आदमी बने। संध्या सब कुछ अपने भाई के लिए ही करती है। अपने भाई को पैसे देने के बाद संध्या वहाँ से ढाबे पर चली जाती है। संध्या के ढाबे पर अरुण नाम का लड़का आता है और वो ढाबे पर खाना खाता है। अरुण को खाना बहुत पसंद आता है और वो बोलता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हिमाचल में संध्या जी आपके ढाबे का खाना और भी ज्यादा स्वाद लगता है। सच में आपके हाथों में जादू है। संध्या अपनी जिंदगी में खुश थी। ढाबा और अपने भाई की पढ़ाई में ही संध्या जीती है। लेकिन संध्या के ढाबे वाली जमीन पर संग्राम सिंह की बहुत समय से नजर थी। इस लड़की को मैंने ज्यादा पैसे भी देने के लिए मान गया, लेकिन यह है कि अपनी जमीन का कुछ ज्यादा ही धौंस दिखा रही है। लेकिन मेरा भी नाम संग्राम है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक मुझे भी कहाँ शांति मिलने वाली है। इतनी अच्छी जमीन है, यहाँ अगर होटल बन गया तो पैसे छापूंगा, लेकिन इस लड़की की वजह से अब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। संग्राम जो शुरू से ही संध्या के ढाबे वाली जमीन लेना चाहता था, लेकिन जब काफी जतन करने के बाद भी उसे वो जमीन नहीं मिल पाती है तो संग्राम अब चाल पर उतर जाता है। और वो एक सुबह जब संध्या ढाबे की साफ सफाई में लगी होती है तो संध्या की नजर से बचकर संध्या की रसोई में जाता है और बने हुए खाने में अलग अलग पाउडर, छिपकली, चूहा ऐसी कई चीजें मिला देता है। जब वहाँ ग्राहक खाना खाने आते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए काफी लोग भड़क जाते हैं। अपना ढाबा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पैसे कमाने के चक्कर में खराब खाना खिला रहे हो तुम। नहीं, मैं कोई खराब खाना नहीं खिला रही हूँ। पता नहीं ये कैसे हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर खराब खाना खिलाया ताकि लोगों की तबीयत खराब हो। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ से चली जाओ। वहाँ के सब लोग मिलकर संध्या को निकाल देते हैं। संध्या अब अपने भाई के साथ दिल्ली शहर में आ जाती है। दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दीदी यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। और जैसे हमें हिमाचल की आदत हुई थी वैसे यहाँ की भी आदत हो ही जाएगी। एक तो हम लोग पहाड़ी है ना, इसीलिए हमें और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। संध्या अब यहाँ काम की तलाश में लग जाती है। संध्या को एक जगह काम मिलता है और संध्या वहाँ काम करने लग जाती है। एक दिन संध्या ने अपने मालिक वैभव के लिए खाना बनाया होता है और वैभव को वो खाना बहुत पसंद आता है। अरे संध्या, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सच में? आपको अच्छा लगा मेरे हाथ का खाना? और भाई जब अच्छा बनाया है तो अच्छा ही लगेगा ना। खाना बहुत अच्छा है, और जब तुम इतना अच्छा खाना बना ही लेती हो तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें तो अपना ठेला लगा लेना चाहिए। लेकिन लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर तुम ठेला लगाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कुछ पैसे मैं दे दूंगा। वैभव का सुझाव संध्या को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मालिक की मदद से भी संध्या अब अपना ठेला लगा लेती है। ठेले पर संध्या को काफी ज्यादा गर्मी लगती है। 4 बार जगह बदल चुकी हूँ मैं। अब भी पेड़ के नीचे ठेला लगाया है ताकि गर्मी ना लगे, लेकिन ये गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, सीधा चुभ रही है। क्या करूं मैं, मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। संध्या की कमाई तो हो रही थी, लेकिन उसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और गर्मी की वजह से ही एक दिन संध्या को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। संध्या को वहाँ मौजूद लोग उसके घर पहुँचा देते हैं। वेद उसका काफी ध्यान रखता है। जब संध्या को ठीक लगने लगता है तो वेद बोलता है, दीदी मुझे पता है कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है और इसीलिए ही आपको चक्कर भी आ गई, लेकिन हम हार तो नहीं सकते हैं ना। मुझे ये लगता है कि हमें घास का ढाबा बना लेना चाहिए, क्योंकि घास के ऊपर बैठने से ही कितनी ठंडक मिलती है। और इस गर्मी में तो हम एसी भी नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। तो मुझे यही लगता है कि हमें घास का ढाबा खोल लेना चाहिए। हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब हम घास का ही ढाबा खोलेंगे।
संध्या अब अपने भाई के साथ मिलकर घास का ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर एक घास का ढाबा खोल लेते हैं। और घास का ढाबा कुछ अलग भी था, इसीलिए लोगों को कुछ अलग मिलता है, इसीलिए अब वहाँ लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वैभव भी संध्या के ढाबे पर आता है और उसे काफी ठंडक मिलती है। क्या बात है संध्या, तुमने तो कुछ अलग हटकर ही किया है। घास का ढाबा वाकई में बहुत ही अच्छा आइडिया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, यहाँ रहना इतना मुश्किल हो रहा था और फिर इस गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना और भी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। इसीलिए कुछ तो सोचना ही था ना, और ये आइडिया मेरा नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई का है। जिसका भी आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं होता है कि महंगे महंगे एसी से ही राहत मिले, साधारण सा एक घास का ढाबा भी ठंडक देता ही है, और ये तुमने दिखाई दिया। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। खाना तो तुम वैसे ही बहुत अच्छा बनाती हो, और अब ढाबा भी तुमने इतना बढ़िया बना लिया तो तुम्हारी कोशिश भी कामयाब जरूर होगी। संध्या को भी अब घास के ढाबे में काफी राहत मिल रही थी और लोग भी वहां आना पसंद करते थे। कम समय में संध्या का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता था और आखिरकार संध्या ने इतनी मुश्किलों का सामना करके अपने लिए रास्ता निकाल ही लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।